सर जी चैप्टर नंबर 11 में सबसे पहले हम बात करें लॉसेस की। लॉसेस, लॉस क्या होता है पता है? एक्सपेंस ज्यादा इनकम कम, यही है ना लॉस। अच्छा, क्या सैलरी में लॉस आ सकता है? सैलरी में तो एज डिडक्शन एक्सपेंस अलाउ ही नहीं है, तो सैलरी में लॉस आ ही नहीं सकता। तो जब आना ही नहीं है तो सेट ऑफ होना है, सेट ऑफ भी नहीं होना। कैरिड फॉरवर्ड होना है, कैरिड फॉरवर्ड भी नहीं होना। सैलरी के बाद आ जाए एफटीआर इनकम। एफटीआर इनकम में भी रोला वही है, क्या एक्सपेंस माइनस होना ही नहीं है, तो ना एक्सपेंस माइनस होना है ना ही लॉस एडजस्ट होना है। क्या लॉस आना है या नहीं आना? क्या लॉस एडजस्ट होना है या नहीं होना? और क्या लॉस कैरिड फॉरवर्ड होना है या नहीं होना? ये बहस चल रही है। अच्छा जी, इसके बाद हम पहले बात कर लेते हैं कैपिटल गेन की। कैपिटल गेन में सबसे पहले बात कर लेते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लॉस आता है, हाँ आ तो सकता है, लेकिन ना ही एडजस्ट होता है और ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा, अब अगर बात कर ले सिक्योरिटी की, इसमें लॉस आ भी सकता है, एडजस्टेबल होता है अगेंस्ट सिक्योरिटी गेन ओनली, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो शाबाश 3 साल के लिए क्या है। और तीसरे नंबर पे क्या आ गया? आर्ट रिलेटेड को पहले देख लेते हैं। इसमें कहने को लॉस आता है, लेकिन ना एडजस्ट हो सकता है और ना ही कैरेट फॉरवर्ड। और लास्ट क्या रह गया? अदर कैपिटल एसेट्स। इसमें लॉस आ सकता है, एडजस्ट होगा अगेंस्ट कैपिटल गेन ओनली, और अगर एडजस्ट ना हो सके तो शाबाश 6 साल के लिए। अगर वो आपको कुछ ना किया और कहे कैपिटल गेन है तो कैपिटल लॉस है तो अंडरस्टूड है कि अदर कैपिटल एसेट की बात कर। सर कैपिटल गेन के बाद आगे क्या हो गया? सैलरी है, एफटीआर है, कैपिटल गेन है, उससे आगे क्या हो गया? जी सर जी, बिजनेस की बात कर लेते हैं। बिजनेस 2 तरह का होता है, कौन कौन सा? स्पेकुलेशन और, यार कुछ रंग बदल लूं, हमारी जिंदगी में यही छोटी छोटी खुशियां हैं। बिजनेस, बिजनेस में क्या लिखूं? स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन में लॉस आता है, एडजस्ट होता है किसके अगेंस्ट? आता भी और एडजस्ट भी होता है। अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरिड फॉरवर्ड। आगे क्या आ गया? नॉन स्पेकुलेशन। नॉन स्पेकुलेशन का लॉस आ जाए तो उसका क्या होगा? लॉस आ भी सकता है और एडजस्टेबल भी होता है अगेंस्ट एनी अदर हेड एक्सेप्ट सैलरी
एक और भी है, शाबाश, सैलरी भी है, एफटीआर भी है और प्रॉपर्टी भी है। उसने खास तौर पे लिखा है बिजनेस का लॉस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, कैरेड फॉरवर्ड होगा 6 साल के। उसके बाद आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसमें लॉस आ सकता है, यस आ सकता है, एडजस्टेबल होता है अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी और एफटीआर। कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। फिर उसके बाद आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का लॉस आ जाए तो क्या होता है, लॉस आ भी सकता है, एडजस्टेबल भी होता है अगेंस्ट एनी अदर हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट सैलरी और एफटीआर। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरिड फॉरवर्ड, अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता। लो सर, मैंने अपने जज्बात सारे यहां पर लिख दिए, अलबत्ता एक चीज और रह गई है, फॉरेन सोर्स इनकम, चाहता हूं उसकी बात भी कर दूं। अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो उसमें लॉस आ भी सकता है, एडजस्ट होगा, फॉरेन सोर्स लॉस फॉरेन सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट होगा और पाकिस्तान सोर्स इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा। और अगर एडजस्ट ना हो सके तो कैरेड फॉरवर्ड होगा 6 साल। सर एक दो छोटी बातें और हैं, उसमें पहली बात, फॉरेन सोर्स इनकम में जिस हेड का लॉस होता है उसी हेड के साथ एडजस्ट होता है और अगर एडजस्ट ना हो सके तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड। एक जनरल रूल ये है, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं, अगर गेन टैक्सेबल ना हो तो लॉस एडजस्टेबल नहीं होता। यहां पर एक बड़ी कीमती बात आपके साथ करनी, उसने कहा अगर लॉस आ जाए, बिजनेस का लॉस सबसे लास्ट में एडजस्ट होता है, और अगर लॉस आ जाए बिजनेस का तो उस लॉस को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल लॉस। ये इस लॉस को अलहदा कर दो और बिजनेस के लॉस को अलहदा कर दो, इसके लॉस को अलहदा कर दो, बिजनेस के लॉस को अलहदा कर दो। क्यों? इसका लॉस लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल लॉस, इसका लॉस कैरिड फॉरवर्ड होगा अनटिल सेट ऑफ, यानी अनलिमिटेड टाइम के लिए, और इसका लॉस सेट ऑफ होगा 6 इयर्स के लिए। समझ गए? अगली बात समझ, अगर आपके पास मल्टीपल लॉसेस मौजूद हैं तो सबसे पहले कौन सा लॉस एडजस्ट करोगे? अगर एक से ज्यादा लॉसेस मौजूद है तो पहले वो वाला लॉस एडजस्ट करोगे जिसने कैरिड फॉरवर्ड नहीं होना, यानी सबसे पहले इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का लॉस एडजस्ट होगा। उसके बाद ऐसे लॉस एडजस्ट होंगे जो पहले डेड हो जाने, और सबसे लास्ट में बिजनेस का लॉस, और बिजनेस के लॉस में भी जो लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल लॉस है वो उससे भी आखिर में एडजस्ट होगा।
और सर समझ गए ये बात। सर क्या ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? तो ये लॉसेस की सारी डिस्कशन है। बस एक आखिरी बात सुन लो जो पेपर में आई है 2-4 बार। सर जी अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का लॉस कब एडजस्ट होना है? सबसे आखिर में, बिजनेस के लॉस के बाद, बिजनेस का लॉस एडजस्ट होने के बाद जो अमाउंट है, अगर ये वाली अमाउंट 10 मिलियन से, अगर 10 मिलियन से ज्यादा हो तो कितनी एडजस्टमेंट होगी? 50% या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इन दोनों में से कौन सा ले लेंगे? 50% या अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, इसमें से लोअर ले लेंगे। अगर ये वाली अमाउंट 10 मिलियन से कम हो तो 100% एडजस्ट हो जाएगा। अगर 10 मिलियन या उससे ज्यादा हो तो 50% तक एडजस्ट होगा। सर ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हमारा क्रक्स था। मैंने आपके साथ लॉसेस की सारी बातें डिस्कस कर ली चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 11 के ना बुनियादी तौर पे 3 हिस्से हैं। एक लॉसेस की बात करता है, एक टैक्स क्रेडिट की बात करता है, और एक एग्जाम्प्ट इनकम की बात करता है। लॉसेस में ये सब कुछ था। जी भाई। इसका लॉस भाई ने कहा ये वाली बात नहीं समझ आई, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन वाली। अब समझ लो, सबसे ट्रिकी बात भी यही है वैसे इसमें। ये देखना जरा, टैक्स ईयर 2025 था फॉर एग्जांपल, आपका लॉस आ गया 35 का। वो कहता है डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस अलहदा रखो और बाकी लॉस अलहदा कर। डेप्रिसिएशन वाला लॉस अनलिमिटेड टाइम के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा, बाकी लॉस 6 साल के लिए कर। ये तो पता है। अगला साल आया, अगले साल की इनकम आ गई 30 रुपए। पहले क्या करेंगे? बिजनेस लॉस एडजस्ट करेंगे। जब बिजनेस लॉस एडजस्ट कर दिया तो पीछे रह गया अब आफ्टर बिजनेस लॉस जो अमाउंट है, इसको देखना है कि ये 10 मिलियन से ज्यादा है या 10 मिलियन से कम है। अगर ये 10 मिलियन से ज्यादा है तो इसका 50% ले लेंगे और उसको अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में से इन दोनों में से जो लोअर है वो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर ये 10 मिलियन से कम हो तो फिर 100% एडजस्ट हो जाएगा। बात खत्म होगी। अब मसला ये आता है कि सर हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करें, या ये बात कैसे हजम होगी? सर जी आई कैप की किताब में उसने 3 एग्जांपल्स खास तौर पे इस मकसद के लिए दी हुई है। आई कैप की बुक में 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं इसी एरिया को लेकर, वो आपने जरूर देख लेंगे, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इको ही गल है, डेप्रिसिएशन, इनिशियल लॉस और अमोर्टाइजेशन, ये सारे उसको तीनों को इकट्ठा सेम ट्रीटमेंट है। सर 3 आई कैप की मेरी किताब में भी है, आई कैप की किताब में भी करना चाहिए आपको। लो सर ये मैंने बातें आपके साथ डिस्कस कर ली। मैं अब इसके अगले एरिया की तरफ जा रहा हूं जो कौन सा है? टैक्स क्रेडिट का एरिया। टैक्स क्रेडिट का एरिया है, जरा इसकी बात कर लेते हैं। टैक्स क्रेडिट की बात करें तो टैक्स क्रेडिट में सबसे पहले आता है डोनेशन। क्या डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं।
किसको मिलेगा? जो डोनेशन देगा। किसको डोनेशन देगा? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। वो कहता है भैया बोर्ड ऑफ एजुकेशन को या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को या एंटिटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड फंड मेंशन्ड इन 13 स्केड्यूल है, इन सारे लोगों को डोनेशन मिली। जी सर वो क्यों डोनेशन देगा? मतलब ये सवाल पूछने के लिए भी हिम्मत चाहिए वैसे, कसम से ये आम सवाल नहीं। सर जी वो कंपनी अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी तो वो उसकी एसोसिएट हो जाएगी, ठीक है। जब एसोसिएट हो जाएगी तो उस केस में क्या बात है वो भी बताए तुम जरा सुन लें। सबसे पहली ये बात देखिए, डोनेशन दी जा रही है इन इदारों को तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा। किस तरह दी जा रही है? क्रॉस चेक के जरिए दी जा रही है। अब अगला सवाल है टैक्स क्रेडिट कितना मिलेगा? A over B into C। Now what is A? बोलो। टैक्स लायबिलिटी। व्हाट इज B? व्हाट इज C? वो अमाउंट जिस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है। और C किसके बराबर होती है? लोअर ऑफ एक्चुअल डोनेशन या 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल और AOP, 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ कंपनी। अगर वो एसोसिएट होगी तो ये जो लिमिट है 30 और 20 ये कम होगा, कितनी हो जाएगी? 15 और 10 हो जाएगी। लें सर, अब ये वाली बात टैक्स क्रेडिट वाली बात हो गई। अब आगे चलना है और अब बात करनी है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड। सर जी कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड में जो बंदा एलिजिबल पर्सन, असल में इसमें कौन होता है? पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन होता है सर, इदारा नहीं, पर्सन, इंडिविजुअल, जिसके पास पाकिस्तान का CNIC NTN या ओवरसीज पाकिस्तानी हो और उसके पास उसका सबूत हो, तो ऐसा बंदा हो और उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी या बिजनेस हो तो उसको कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड के केस में टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? A over B into C। Now what is A? Tax liability। What is B? Taxable income। What is C? Lower of actual contribution or 20%। The transfer by the member of the approved employment pension or annuity scheme or approved occupational saving scheme of the existing balance of their individual pension account maintained with one or more pension fund managers shall not qualify for tax credit। The transfer by the member of approved employment pension or annuity scheme or approved occupational saving scheme of their existing balance of their individual pension account maintained with one or more pension fund manager। भैया अगर आपने एक पेंशन अकाउंट से दूसरे पेंशन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए तो इस पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। जो आपने फ्रेश कंट्रीब्यूट किया अपनी इनकम से उस पे टैक्स क्रेडिट मिलेगा। लो सर, अब जरा अगली बात सुनो, ये तीसरी बात है। अगर कोई बंदा लोन लेता है, कहां से? SCCP से, या गवर्नमेंट से एडवांस लेता है या पब्लिक कंपनी से लोन लेता है, किस मकसद के लिए? घर बनवाने के लिए। कितना? 250 स्क्वायर फीट का घर हो या फ्लैट हो 2000 स्क्वायर फीट का, तो उसे क्या मिलेगा? टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? सर जी कितना टैक्स क्रेडिट मिलेगा? A over B into C। सर जी A over B into C। A over B into C। Now what is A? Tax liability। What is B? Taxable income। What is C? Total profit on debt जितना बनता है ये 30% of taxable income whichever is low। सर जी ये स्लाइड को ना इसमें A into B over C वाली बात भी डाल दीजिए। जो पिछले काम मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख रहे हैं या उसको करवा भी रहे हैं, वो नोट ही कर रहे हैं। अच्छा जी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन वाला टैक्स क्रेडिट मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के साथ पढ़ा दिया था। और मैंने क्या पढ़ाया था?
All tier 1 retailer are required to integrate with board's point of sale real time. शाह जी, सब लोगों को चाहिए जो रिटेलर हैं कि वो अपनी बिजनेस को एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करा लें. नहीं कराएंगे तो एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, मार्केटिंग एक्सपेंस. और ये डिसअनाउंस 8% से ज्यादा नहीं हो सकती. ये वाली बात मैंने बिजनेस में पढ़ाई है. आज की ताजा बात है, अगर वो करा लेंगे तो उन्हें शाबाशी मिलेगी. कितनी टैक्स क्रेडिट मिलेगा? 1.5 लाख पर मशीन या अमाउंट एक्चुअली इन्वेस्टेड विच एवर इज लोअर. अच्छा जी, इसके बाद 2 टैक्स क्रेडिट्स रह गए, वो भी जरा डिस्कस कर लें. पहला तो सर्टेन पर्संस, कितने बंदे हैं? 2 बंदे हैं. कितनी शर्तें हैं? 4 शर्तें हैं. 2 बंदे ये वाले, अगर ये 4 शर्तें पूरी करें तो इन्हें 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा. बंदे कौन कौन से हैं? जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट कर रहा है, पर्सन एंगेज इन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट इन सिंध टू द एक्सटेंट द इनकम इज डिराइव्ड फ्रॉम सप्लाइंग कोल टू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट. A startup which is certified by Pakistan Software Export Board and for the following 2 years. The tax credit mentioned in clause A is only applicable to income earned from coal mining project in Sindh that supply coal to power generation project. सर जी, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से मंजूर शुदा जो इदारा है उसको उस साल और अगले 2 साल के लिए कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है जो बिजली बनाने के लिए देता है, इन लोगों को 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर 4 शर्तें पूरी हो. शर्तें कौन कौन सी हैं? आप रिटर्न जमा करा रहे हैं, आप टैक्स डिडक्शन कलेक्ट करा के एफबीआर को जमा करा रहे हैं, आप विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी जमा करा रहे हैं और आप मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न भी जमा करा रहे हैं. अगर ये सारे काम करें तो आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा. सर जी, एक आखिरी टैक्स क्रेडिट रह गया है और वो ये कहता है कि एलिजिबल पर्सन अगर एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा. एलिजिबल पर्सन एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करे तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा. पहली बात है, एलिजिबल इन्वेस्टमेंट क्या है? सर 0 मीटर चीजें खरीदनी है, मशीनरी, बिल्डिंग इक्विपमेंट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. एलिजिबल पर्सन से क्या मुराद है? ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और शिप बिल्डिंग. Industrial undertaking engaged in manufacturing of plant for the generation of renewable energy from sources like solar and wind. अगर ये एलिजिबल पर्सन को एलिजिबल इन्वेस्टमेंट करने पर टैक्स क्रेडिट मिलेगा. एलिजिबल पर्सन कौन हुआ? ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो मैन्युफैक्चरिंग या शिप बिल्डिंग कर रही है. अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या है? सर, जमीन जो पहले इस्तेमाल नहीं हो रही थी, बिल्डिंग जो पहले कंस्ट्रक्ट नहीं हुई थी, कंपनी जो पहले नहीं बनी हुई थी, टेक्नोलॉजी जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी और आप लेके आए, ये सारी चीजें अगर आप 0 मीटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड से इसको अप्रूव भी करवा लिया तो ये ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है. और इसको जब कमिश्नर अप्रूव करेगा तो फिर ये फॉर टैक्स पर्पजेज ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होगी. और ये इदारा काम क्या करे? मैन्युफैक्चरिंग या शिप बिल्डिंग का. तो इसे क्या मिल जाएगा? टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा इन एरिया में इन्वेस्टमेंट करने पर. कितना? इन्वेस्टमेंट का सर जी, इन्वेस्टमेंट का 25%. इन्वेस्टमेंट का 25%. हाँ, ये इदारा बना कब? 19 से 24 के दरमियान में बना हो. और ये इसको टैक्स क्रेडिट 3 साल के लिए मिलेगा. याद रखिएगा, टैक्स क्रेडिट कभी कैरिड फॉरवर्ड नहीं होता, लेकिन ये वो वाहिद केस है जिसमें टैक्स क्रेडिट कैरिड फॉरवर्ड होता है. अब जाहिर बात है ये उस इदारे के लिए जो इदारा पुराना बना हुआ है 19 से 24 के दरमियान. अगर आज एक कंपनी बनती है तो उसको ये वाली सहूलत है ही नहीं. हाँ, अगर एक बंदा मैन्युफैक्चर करता है सोलर और विंडमिल के लिए और वो इदारा 1 जुलाई 2023 से पहले बना है तो उसे टैक्स क्रेडिट मिलेगा. कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए. 5 सालों के लिए टैक्स क्रेडिट मिलेगा. जितनी इन्वेस्टमेंट की होगी उसका 25% टैक्स क्रेडिट मिलेगा और 5 सालों तक. 5 सालों के लिए मिलेगा का मतलब है ये साल और अगले 5 साल, यानी 4 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा. और अगर ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है तो 3 सालों के लिए मिलेगा, जिसका मतलब है 2 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा. और सर समझ आ गया? ये सारी बातें थी जो टैक्स क्रेडिट की थी आपकी किताब में, मैंने सारी ये भी कवर कर दी.
दो पहलू आपके कवर हो गए। अब हमारा रह गया तीसरा पहलू चैप्टर नंबर 11 का, जो बात कर रहा है एग्जेम्प्ट इनकम की। एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशंस। सबसे पहली बात आपने बार बार पढ़ा एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। एग्रीकल्चर इनकम होती क्या है? वो इनकम जो जमीन से कमाई गई हो, फसल के जरिए कमाई गई हो, और वो जमीन पाकिस्तान में हो। जमीन से कमाई गई हो, फसल उगाकर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए इस्तेमाल की गई हो, और वो जमीन पाकिस्तान में हो, तो ऐसी इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं, और वो इनकम एग्जेम्प्ट होती है। अलबत्ता अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है कल्टीवेटर, जो काश्तकार करता है, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, जिसने जमीन ठेके पर दी हुई है और वो किराए के तौर पे फसल लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि जमीन हम दे दी और आधी फसल मेरी। अब जमीन जो दी है उसकी जितनी फसल उससे हुई, आधी फसल आपने ले ली, उस बंदे ने अब फसल बेच के ही पैसे लेने हैं। तो वो जो पैसे कमाता है वो रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड है, वो बेचकर पैसे कमाता है, ये उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट है। सर वो बाज़ औक़ात आपको जो फसल होती है, आपने गंदम की कटाई की, फसल आपके पास आई, ये ऐसे नहीं बिकती। इसके दानों को अलहदा किया जाता है इसके खोशों से। ये जो दाने से खोशी अलहदा करने का प्रोसेस है, अगर इससे को पैसे आप कमा रहे हैं तो क्या वो आपकी इनकम में शामिल होगा? शामिल होकर टैक्स होगा? नहीं भैया, वो भी एग्जेम्प्ट होगा। क्यों? क्योंकि सर ये नेसेसरी है ताकि उसको बेच, वो यानी वो बिकेगा ही नहीं पौधा, दाने बिकेंगे। तो पौधे से दाने अलहदा करने के लिए जो काम आप कर रहे हैं, उस केस में वो टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि वो भी एग्जेम्प्ट होगा। अगर आपकी कोई बिल्डिंग एग्रीकल्चर, बिल्डिंग की इनकम भी एग्रीकल्चर इनकम होगी। अगर बिल्डिंग उसी अहाते में हो जहां पे फसल थी, और वो बिल्डिंग स्टोर हाउस के लिए इस्तेमाल हो रही है या रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और बिल्डिंग पर कौन इस्तेमाल कर रहा है? उसको कल्टीवेटर या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड इस्तेमाल कर रहा है, और इमीडिएट विसिनिटी में है, और ड्वेलिंग हाउस के तौर पे रहने के लिए इस्तेमाल हो रही है या स्टोर हाउस के लिए इस्तेमाल हो रही है, तो इस बिल्डिंग का जो किराया होगा वो भी टैक्सेबल नहीं होगा, बल्कि एग्जेम्प्ट होगा। अब जरा अगली बात सुनना। सर जी मिचेल्स वाले, उनके अपने जैम के स्ट्रॉबेरी के फार्म्स हैं, स्ट्रॉबेरी उगाते भी खुद हैं और स्ट्रॉबेरी बेचते भी हैं वो। अच्छा, स्ट्रॉबेरी उगाकर ज्यादातर तो वो स्ट्रॉबेरी का क्या करते हैं? जैम बना लेते हैं और जैम बना के बेचते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रॉबेरी से जो जैम बनाने का प्रोसेस है और जैम बेचने का प्रोसेस है, तो स्ट्रॉबेरी अगर बेचे तो उस पर टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन स्ट्रॉबेरी से जैम बना के बेचे तो उस पर टैक्स लगेगा? यस लगेगा। अब वो कहते हैं स्ट्रॉबेरी को बेच दिया, उस तक की कमाई एग्जेम्प्ट है, लेकिन स्ट्रॉबेरी से जैम बनाकर बेचा, तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? स्ट्रॉबेरी से जैम बनाकर बेचा तो उसकी कमाई टैक्सेबल होगी। अब बात यह है कि कैसे बाइफरकेट करेंगे कि एक इदारा खुद ही स्ट्रॉबेरी भी उगा रहा है और खुद ही जैम भी बनाकर बेच रहा है, तो कहते हैं स्ट्रॉबेरी बनाने तक की इनकम एग्जेम्प्ट होगी और स्ट्रॉबेरी से जैम बनाने की इनकम पे टैक्स लगेगा। तो करते ये हैं कि स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट नहीं लेते, स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। जब आपने इनकम कैलकुलेट करनी होती है तो स्ट्रॉबेरी जैम कितने का बिका, उसमें से स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट लेस कर दी जो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हुआ, और फिर जब स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर दी जो रॉ मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल हो रही थी। अब जब स्ट्रॉबेरी की फेयर मार्केट वैल्यू लेस की है, तो वो कहता है फिर स्ट्रॉबेरी से रिलेटेड कोई और खर्चा माइनस नहीं करना। अब वो कहता है कोई और एक्सपेंस अदर देन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी आप वो लेस कर सकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। इनकम फ्रॉम स्ट्रॉबेरी जैम है, फेयर मार्क वैल्यू स्ट्रॉबेरी यूज्ड इन रॉ मटेरियल इन प्रोडक्शन जैम, एनी अदर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन जैम अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रॉबेरी। तो ये आ गया टैक्सेबल इनकम। और मुश्किल तो नहीं लग रहा सर?
सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। हमने इसके सारा प्रोसीजर आपको बता दिया और अब आगे चलते हैं। और डिप्लोमेटिक एंड यूनाइटेड नेशन, यूएन में जो बंदा नौकरी करता है उसकी सैलरी भी एग्जाम्प्ट होती है और जिसकी सैलरी एग्जाम्प्ट हो उसकी पेंशन भी एग्जाम्प्ट होती है। फॉरेन ऑफिशियल्स की बात करते हैं। सर फॉरेन ऑफिशियल्स की अगर मैं बात करूं तो मैं इसकी मिसाल हमेशा ऐसे देता हूं। पाकिस्तान में लाहौर में मौजूद एक ईरानी एम्बेसी और ईरानी एम्बेसी में मौजूद एक ईरानी कॉन्सुलेट है, वो बंदा एम्बेसडर है, उस बंदे की सैलरी पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका जवाब ये है कि ईरान में मौजूद जो पाकिस्तानी एम्बेसी है और उसमें मौजूद जो पाकिस्तान का सरकारी मुलाजिम है, अगर ईरानी उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर हम भी उनके बंदे की इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे। बुनियादी तौर पर ये रूल है कि सेम सर्विसेज जो वो बंदा हमारे मुल्क में दे रहा है और हमारा बंदा उनके मुल्क में दे रहा है, अगर वो हम पे टैक्स नहीं लगाते तो फिर हम भी उन पे टैक्स नहीं लगाएंगे। सर एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, सर जी यूएस एड आई है, एड फॉर एग्जांपल पोलियो बचाओ के मुहिम के तहत आई थी और उस एड पर क्या किया, उस एड से आपने लोगों को वैक्सीनेशन दे रहे हैं, तो उन्होंने ना एक अमेरिकन डॉक्टर भी भेजा जो इस सारे प्रोग्राम को रन कर रहा है। अब क्या इस अमेरिकन डॉक्टर की सैलरी पे टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब यह है कि जिस मुल्क से एड आई है, अगर उसी मुल्क का डॉक्टर है और वो बंदा रेजिडेंट नहीं है या रेजिडेंट है तो सिर्फ इसलिए चूंकि वो नौकरी कर रहा है, तो उस बंदे को जो सैलरी मिल रही है वो भी एड के पैसों से मिल रही है, तो फिर उसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। जितने पैसे वो इस एड से ले रहा है, एड के पैसों से ले रहा है, उतनी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा, उससे ज्यादा पे टैक्स लगेगा। इसी तरह ही वो कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट या एक्सपर्ट है, उसकी इनकम भी एग्जेम्प्ट होगी अगर वो रेजिडेंट नहीं है, या अगर रेजिडेंट है तो सिर्फ इसलिए रेजिडेंट है क्योंकि उसने ये सर्विस परफॉर्म करनी है और उसे एड के पैसों से मिल रहा है, तो उसकी सैलरी पर टैक्स, उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। यहां पर कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट की बात की है तो बुनियादी तौर पे ये इनकम की बात करें, इससे पहले सैलरी की बात कर रहा था। दोनों केसेस में अगर वो बंदा रेजिडेंट ना और नॉन रेजिडेंट हो और काम सिर्फ इसलिए कर, या रेजिडेंट है तो सिर्फ इसलिए चूंकि वो सर्विस परफॉर्म कर रहा है और उसको एड के पैसों में से तनख्वाह मिल रही है या पैसा दिया जा रहा है, तो फिर उसकी सैलरी पे टैक्स नहीं लगेगा। सर प्रेसिडेंट ऑनर, अगर सदर पाकिस्तान आपको कोई पैसे दे रहे, अगर सदर पाकिस्तान आपको कोई पैसे दे दे तो क्या होगा? तो उस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट एक केस में एग्जेम्प्ट भी है। नॉन रेजिडेंट ने लोन दिया रेजिडेंट बंदे को ताकि वो पाकिस्तान में बिजनेस कर ले, और रेजिडेंट बंदे ने बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट ऑन डेट उस बंदे को पाकिस्तान से बाहर भेजा और सिक्योरिटी जो थी वो भी पाकिस्तान से बाहर थी, और वो दो लोग, लोन लेने वाला लोन देने वाला, दोनों एसोसिएट नहीं थे। इस केस में प्रॉफिट ऑन डेट क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। स्कॉलरशिप, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप मिला है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, एग्जेम्प्ट होता। मियाँ बीवी की तलाक हो गई है, मियाँ ने बीवी को या बीवी ने मियाँ को तलाक के हवाले से कोई पैसे दिए हैं, सपोर्ट एग्रीमेंट कह लें, या तलाक हो गई तो जो पैसे दे दी अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट कह लें, तो वो एग्जेम्प्ट होता है। सर फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पर टैक्सेस लगते हैं। पहली तो बात है फेडरल गवर्नमेंट पर तो कोई टैक्स नहीं लगता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट पर अपनी जुरिस्डिक्शन में कोई टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर दूसरे की जुरिस्डिक्शन में ये चले जाएं तो उन पर दूसरे की प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तहत उस पर टैक्स लगता है। जब भी आप गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे तो आप टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट नहीं करेंगे।
सर जी शॉर्ट टर्म रेजिडेंट और रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये भी समझ लो। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन होता है? सर वो बंदा जो रेजिडेंट तो है लेकिन अभी उसे पाकिस्तान में आए हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। वो नौकरी की वजह से रेजिडेंट है और उसे पाकिस्तान में आए हुए 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो ऐसे बंदे को शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहते हैं। आपको तो पता है रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी लेकिन फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर वो पाकिस्तान में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करके पैसे कमाने लग जाए तो ये वाली इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। और अगर वो ब्रॉड इनटू पाकिस्तान हो जाए, जो इनकम है वो पाकिस्तान में लाई जाए, तो वो भी टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी। मैं इसकी एग्जांपल हमेशा देता था आई कैप ने, मैं इसकी एग्जांपल हमेशा देता था। आई कैप ने क्या किया है वही एग्जांपल का सवाल बना के पेपर में पूछ रही, और मैं ये एग्जांपल देता था कि चाइना का इंजीनियर आया हुआ है मंगला डैम में और यहाँ पर नौकरी कर रहा है, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसका एक प्लाजा है चाइना में और उससे उसको किराया आता है, तो क्या उस किराए पे टैक्स लगेगा? अभी चाइना का इंजीनियर पाकिस्तान में आया और पाकिस्तान में रह रहा है पिछले 2 साल से, तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। लेकिन अगर वो किराया उसे पाकिस्तान में वसूल हो जाए तो ये ब्रॉट इनटू पाकिस्तान, फिर इस केस में ये क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू पाकिस्तान, या अगर वो बंदा पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करके एक्सपोर्ट कर दे तो फिर भी वो इनकम जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान है वो भी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट हो, वो भी टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा, अब अगली स्टोरी सुन लो। रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, 2018 में एक बंदा रेजिडेंट था, 2019 में नॉन रेजिडेंट हो गया, 2020 में भी नॉन रेजिडेंट रहा, 2021 में भी नॉन रेजिडेंट रहा, 2022 में भी नॉन रेजिडेंट रहा। यानी 4 साल मुसलसल अगर एक बंदा नॉन रेजिडेंट रहे और उसके बाद रेजिडेंट हो जाए, तो 4 साल मुसलसल नॉन रेजिडेंट के बाद जब वो रेजिडेंट होगा वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम क्या होगी? एग्जेम्प्ट होगी। Foreign source income of returning expatriate. Foreign source income of returning expatriate. अगर कोई बंदा 4 साल लगातार नॉन रेजिडेंट रहा है तो बाद में रेजिडेंट होता है, तो जिस साल वो रेजिडेंट हुआ वो साल और उससे अगले साल उसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी। अगली बात है, कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर जाए और बाहरी नौकरी मिल जाए उसको, वो बाहर ही रुक जाए, तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट होगी। ये वाली बात मैंने पहले भी बताई है। और ये वाली बात भी आपने सुनी हुई है कि भाई कोई बंदा बाहर से इसको फॉरेन सोर्स सैलरी मिल रही है तो वो भी क्या होगी? फॉरेन सोर्स सैलरी एग्जाम्प्ट होगी अगर फॉरेन एम्प्लॉय ने टैक्स काट के दिया है और वो वाला टैक्स उसकी वहां की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा हो गया। सर कोई भी टैक्स में कमी कर दिया, टैक्स माफ कर दिया, टैक्स में कमी कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिया, या कोई प्रोविजन का है कि इस पे अप्लाई नहीं होगी, ये फैसला सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कर सकता है और कोई कानून नहीं कर सकता। लिमिटेशन ऑफ एग्जेम्पशंस, where the income is exempt from tax under the income tax ordinance, the exemption shall be limited to the original recipient of that income and shall not extend to any person receiving any payment wholly or in any part out of that income. अगर इनकम exempt from tax तो ये एग्जेम्पशन लिमिटेड होगी ओरिजिनल रिसिपिएंट पर और एक्सटेंड नहीं करेगी टू एनी पर्सन रिसीविंग एनी पेमेंट होली और इन पार्ट। एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन अंडर सेकंड स्केड्यूल। इनकम और क्लासेस ऑफ इनकम, पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन स्पेसिफाइड इन द थर्ड सेकंड स्केड्यूल।
ये वाली बात आपके साथ कर ली है। ले सर, चैप्टर नंबर 11 तो यहां पर खत्म हो गया। डन हो गया सर जी, चैप्टर 11 यहां पर खत्म हो गया। चीज है जो मैंने इंटेंशनली, जैसे फीपा है वो एक बार रीड कर लीजिएगा, जो एग्जामिनेबल चीज है वो मैंने कोई नहीं छोड़ी सर, जो एग्जामिनेबल चीज है वो मैंने कोई नहीं छोड़ी सर। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 13 इज ऑल अबाउट फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रेजिडेंट पर्सन। और मैं फॉरेन सोर्स इनकम क्या होता है, जो पाकिस्तान में कमाया जाए वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, जो फॉरेन से कमाया जाए वो फॉरेन सोर्स इनकम। ये बात होगी। जिस तरह पाकिस्तान सोर्स इनकम में हेड्स ऑफ इनकम होती है, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, इसी तरह ही फॉरेन सोर्स इनकम में भी हेड्स ऑफ इनकम होते हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। जिस तरह पाकिस्तान में इनकम में से एक्सपेंस माइनस होते हैं और जो रूल्स हैं, सेम यही फॉरेन में भी इनकम में से एक्सपेंस होते हैं और यही रूल अप्लाई होते हैं। हाँ, पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलहदा रखना होता है, फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा रखना होता है। पाकिस्तान सोर्स इनकम का खर्चा फॉरेन सोर्स इनकम में से माइनस नहीं करते और फॉरेन सोर्स इनकम का खर्चा पाकिस्तान सोर्स इनकम में से माइनस नहीं होता। लेकिन एक मसला आता है, जब एक बंदा बाहर से पैसा कमाता है, एक बंदा रेजिडेंट है, वो फॉरेन सोर्स इनकम कमा रहा है, उस इनकम पे बाहर टैक्स देता है, वो जब पैसा पाकिस्तान में आता है तो वो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होता है, तो उस पर दोबारा टैक्स देना पड़ता है। तो ये तो 2 बार टैक्स नहीं हो गया, ये थी प्रॉब्लम। तो इसका जवाब था नहीं, क्योंकि उसे क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। इन जो बाहर उसने टैक्स दिया और जो पाकिस्तान में टैक्स बनता है, इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट होगी उस पर उसे क्या मिल जाएगा, टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ही होता है फॉरेन सोर्स इनकम है या नहीं। टैक्स क्रेडिट के क्या अब स्टेप्स हैं, पहला ये देखें फॉरेन सोर्स इनकम है या नहीं, दूसरा ये देखें फॉरेन में टैक्स पे किया या नहीं, अगर किया है तो तीसरे नंबर पे देखें फॉरेन सोर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन टैक्स। फॉरेन सोर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल इनकम में शामिल भी है या नहीं। और जब तीसरा स्टेप देख लिया तो चौथा स्टेप में देखें कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलेगा कितना, एक्चुअल में कितना टैक्स पे किया, या A over B into C। Now what is A? Tax liability. What is B? Taxable income. What is C? Foreign source income का वो हिस्सा जो taxable income में शामिल है। तो सर ये 4 बातें, 1 2 3, फॉरेन सोर्स इनकम है, फॉरेन सोर्स टैक्स पेड है, फॉरेन सोर्स इनकम इज इंक्लूडेड इन टैक्सेबल इनकम, और फॉरेन टैक्स क्रेडिट। और सर समझ गए, मैंने आपको चैप्टर का क्रक्स पढ़ा दिया है कि फॉरेन सोर्स इनकम क्या होती है, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम कैसे कैसे होती है, कैसे फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा रखना पाकिस्तान सोर्स इनकम से, और टैक्स क्रेडिट की जब बात आती है तो किस तरह से टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है, फॉरेन में जो टैक्स दिया था, पाकिस्तान में जो टैक्स बनता था, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसके मुताबिक आपका टैक्स क्रेडिट बन जाएगा। लॉसेस की बात करनी है तो वो भी वैसे कर चुका हूं। फॉरेन लॉसेस की बात करूं तो पाकिस्तान फॉरेन लॉस का असूल बिल्कुल सिंपल है, यानी पाकिस्तान में जो लॉसेस है उसके बारे में तो 100 सरदर्द है, लेकिन फॉरेन में जो लॉस है उसका सिंपल सा असूल है, जिस हेड का लॉस है उसी हेड के साथ एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सका तो 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। फॉरेन का लॉस फॉरेन की इनकम से एडजस्ट होगा, ना एडजस्ट हो सका तो 3 साल के लिए 6 साल के लिए कैरिड फॉरवर्ड होगा। एक अहम बात यह है कि जब फॉरेन सोर्स इनकम की बात हो तो हमेशा स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलहदा हेड समझना है और नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस को एक अलहदा हेड समझना है। यानी फॉरेन सोर्स में स्पेकुलेशन का लॉस नॉन स्पेकुलेशन के साथ एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों को अलहदा अलहदा हेड ट्रीट करना है।
सर ये आपके चैप्टर नंबर 13 से रिलेटेड गुफ्तगू थी। फॉरेन सोर्स इनकम, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, ये सारी बातें आपके साथ कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 13 बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और 11 और 13 असल में एक कंप्लीट चैप्टर बनता है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे होते हैं। डन हो गया सर।